होंगे कि वे केवल एक दूसरे में बहते हैं। ऐसा लगता है कि एक बड़ा समुद्र है और उसके भिन्न भिन्न हिस्सों को लोगों ने अलग अलग नाम दिए हैं। आप उनके बीच की सीमाओं की जीवंतता से आश्चर्यचकित हो जाएंगे। प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर के बीच की सीमा दो दुनिया के बीच की एक रेखा की तरह है। ऐसा लगता है कि दोनों महासागर एक अदृश्य दीवार पर मिलते हैं, जो उन्हें एक दूसरे में बहने और उनके पानी को मिश्रित नहीं करने देता है। पृथ्वी पर यह क्यों होता है? हम निश्चित रूप से जानते हैं कि भीतर कोई अदृश्य दीवार नहीं है और पानी पानी होता है। इसके साथ कौन सी बाधा हो सकती है? बात यह है कि पानी भी अलग हो सकता है। अटलांटिक और प्रशांत महासागरों की भिन्न घनत्व और रासायनिक गुणवत्ता, खारापन के स्तर और अन्य गुणवत्ताएं होती है। उनकी रंग से आप यह देख सकते हैं कि वे बिल्कुल एक जैसे नहीं हैं। दो अलग अलग शारीरिक और जैविक विशेषताओं वाले जल शरीरों के बीच सीमाएं महासागर धाराओं के रूप में जानी जाती है। हलोक्लाइन भिन्न खारापन वाले पानी के बीच सीमाएं सबसे शानदार होती है, और जब अटलांटिक और प्रशांत महासागर मिलते हैं तो यही दिखता है। प्रसिद्ध खोजी जैक कुस्तो ने यह जाना था जब वह स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर में गहरे पानी में डुबकी लगा रहा था। भिन्न खारापन वाले जल की परतों को एक पारदर्शी फिल्म से विभाजित होते हुए देखा जा सकता था, और हर परत में अपने वनस्पति और जीव जंतु थे। हलोक्लाइन उस समय उत्पन्न होती है जब किसी समुद्र या समुद्री नाविकता में पानी दूसरे से कम 5 गुना नमकीन होता है। आप घर पर एक हालोक्लाइन बना सकते हैं अगर आप कुछ समुद्री पानी या रंगीन नमकीन पानी को एक गिलास में डालते हैं और उसके ऊपर कुछ ताज़ा पानी डालते हैं। यहाँ का अंतर है कि आपका हालोक्लाइन क्षैतिज होगा जबकि समुद्र हालोक्लाइन लंबवत होते हैं। यदि आप भौतिकी के कुछ मूल बातें याद रखते हैं तो आप यह दावा कर सकते हैं कि एक अधिक घनी तरल पूर्णतया नीचे आ जानी चाहिए और कम घनी ऊपर जानी चाहिए। यदि यह सच होता तो दो समुद्रों के बीच की सीमा एक लंबवत रेखा की तरह नहीं लगेगी बल्कि एक क्षैतिज रेखा की तरह लगेगी, और जितना करीब आप दोनों के पास जाते हैं उतना ही उनकी नमकीनता का अंतर कम लगेगा। तो फिर यह यहाँ क्यों नहीं होता है? पहली बात यह है कि दोनों समुद्रों के पानी का घनत्व अत्यधिक अंतर नहीं होता है जिससे एक नीचे चला जाए और एक ऊपर उठ जाए, और अभी भी यह काफी है कि वे मिश्रण न हो। फिर भी एक और कारण अवस्थावर्तीता है। कोरियोलिस बल जैसे निष्क्रिय बलों में से एक बल है जो वस्तुओं पर प्रभाव डालता है जब वे सिस्टम ऑफ एक्सिस में चलते हैं, जो अपनी बारी में भी चलता है। सरल शब्दों में, पृथ्वी चल रही है और इस पर चल रही सभी चलती वस्तुएं को कोरियोलिस बल के प्रभाव से प्रभावित किया जाएगा, उनके रास्ते से भटकते हुए। नतीजतन पृथ्वी की सतह पर वस्तुएं सीधे नहीं चलती हैं, बल्कि उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में विचलित होती है और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की विपरीत दिशा में। लेकिन पृथ्वी धीमी गति से चलती है, इसे अपनी धुरी के आसपास एक पूरा दिन लगता है। इसीलिए कोरियोलिस प्रभाव केवल लंबे समय अंतराल में ही स्पष्ट होता है, चक्रवात या समुद्र धाराओं के साथ। और यही कारण है कि अटलांटिक और प्रशांत महासागर में प्रवाह की दिशा भिन्न होती है। यह भी उन्हें मिलने नहीं देता। दो समुद्रों के पानी के बीच एक और महत्वपूर्ण अंतर है जो मोलेक्यूलों के कनेक्शन या सतही तंत्र शक्ति की शक्ति है। इस शक्ति के कारण किसी पदार्थ के मोलेक्यूल एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। दोनों समुद्रों की सतही तंत्र शक्ति पूरी तरह से अलग होती है और यह भी उन्हें मिलने नहीं देती है। शायद वे धीरे धीरे समय के साथ मिलना शुरू कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि उनमें बहती धाराएं एक दूसरे की विपरीत दिशा में होती है, वे इसे करने के लिए समय नहीं देती। हम सोचते हैं कि दोनों समुद्रों में बस पानी होता है, लेकिन इसके अलग अलग अणु केवल एक छोटी सी क्षणिक मुलाकात के लिए मिलते हैं और फिर समुद्र की धारा के साथ ले जाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि केवल अटलांटिक और प्रशांत महासागर एक दूसरे के साथ अच्छी तरह से नहीं मिलते हैं? पृथ्वी पर कई जगह हैं जहां दोनों समुद्रों या नदियों में पानी मिश्रित नहीं होता है। तापमान के अलग अलग पानी के बीच सीमाओं, जैसे गल्फ स्ट्रीम के गर्म पानी और बहुत ठंडे उत्तरी अटलांटिक महासागर के बीच भी होते हैं।
केमिकल मेकअप और माइक्रोक्लाइम वाले पानी के बीच सीमाएं सबसे अद्भुत होती है। सारगासो समुद्र सबसे बड़ा और सबसे व्यापक चेमोक्लाइन है। यह एक ऐसा समुद्र है जो अटलांटिक महासागर में है और जिसके किनारे नहीं है, लेकिन आपको इसे नहीं देखने का कोई मौका नहीं है। चलो पृथ्वी पर अन्य सबसे शानदार क्लाइनों पर नजर डालते हैं। 1. उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर। ये दो समुद्र डेनमार्क के शहर स्कागेन के पास मिलते हैं। इनमें पानी अलग अलग घनत्व के कारण मिलता नहीं है। कभी कभी आप दोनों समुद्रों की लहरों को एक दूसरे से टकराते देख सकते हैं, जिससे फोम होता है, और फिर भी उनका पानी धीरे धीरे मिलता है। इसी कारण बाल्टिक सागर थोड़ा नमकीन होता है। यदि उत्तरी सागर से इसमें पानी नहीं आता तो यह एक विशाल स्वच्छ जल सागर होता। 2. मेडिटेरेनियन सागर और अटलांटिक महासागर। वे जिब्राल्टर के संकटग्रस्त स्थान पर मिलते हैं और उनके पानी की घनत्व और नमकीनता अलग अलग होने के कारण वे मिलते नहीं हैं। 3. कैरेबियन सागर और अटलांटिक महासागर। वे अंतिलियों के पास मिलते हैं और ऐसा लगता है कि कोई ने पानी को विभिन्न नीले रंगों से रंगा है। इन दोनों के मिलने की एक जगह बहामास की एल्यूथेरा द्वीप है। कैरेबियन सागर का पानी फिरोजा होता है और अटलांटिक महासागर का पानी गहरा नीला होता है। 4. सूरीनाम नदी और अटलांटिक महासागर दक्षिण अमेरिका के परमारिबो के पास मिलते हैं। 5. उरुग्वे नदी और उसका प्रवाह। इन दोनों का मिलना अर्जेंटीना के मिसियोनेस प्रांत में होता है। इनमें से एक कृषि में उपयोग करने के लिए साफ किया जाता है और दूसरी बरसाती मौसम में लोम के कारण लाल हो जाती है। 6. रियो नेग्रो और सोलिमोस नदियां। अमेजन नदी का हिस्सा। ब्राजील के मानाउस से 6 मील दूर रियो नेग्रो और सोलिमोस नदियों का आपस में मिलना, लेकिन लगभग 2.5 मील तक मिल नहीं थे। रियो नेग्रो अंधेरा होता है और सोलिमोस उजला होता है। वे एक दूसरे से अलग तापमान और धारण की गति रखते हैं। 7. मोसेल और राइन वे जर्मनी के कोब्लेंज में मिलते हैं। राइन का पानी हल्का होता है और मोसेल का अंधेरा। 8. इल्ज, दानूब और इन 3 नदियों का संगम पासाओ जर्मनी में होता है। इल्ज बाएं और एक छोटी पहाड़ियों वाली नदी होती है। दानूब बीच में होता है और इन दाएं तरफ उजली नदी इन होती है। यहाँ इन नदियों में से इन एक अन्य का प्रवाह होता है। 9. अलकनंदा और भागीरथी नदियाँ भारत में मिलती है। अलकनंदा गहरे रंग की होती है और भागीरथी हल्के रंग की। 10. इर्तिश और उल्बा कजाखस्तान में एक दूसरे में बहती है, जिसके शहर का नाम आप कभी उच्चारित नहीं कर पाएंगे। नहीं मैं। आप एक बार कोशिश करें। उस्तकमेनोगोर्स्क। इर्तिश में साफ पानी होता है और उल्बा में ढलवा। जारह, जालिंग और यांगजे नदियां चीन के चोंकिंग में मिलती हैं। जालिंग साफ होती है और यांगजे भूरी होती है। 12. इर्तिश और ओम नदियां रूस के ओम्स्क में एक दूसरे में बहती हैं। इर्तिश ढलवा होता है और ओम शुद्ध और पारदर्शी। 13. चुया और कार्टून नदियां रूस के अल्ताई गणराज्य में मिलती है। चुया का पानी यहाँ असाधारण धुंधले सफेद रंग का होता है और घना और मोटा दिखता है। कार्टून साफ है और फिरोजा है। एक दूसरे में मिलकर वे एक एकल 2 रंगों वाली धारा बनाते हैं जो कुछ समय तक मिलते नहीं हैं। 14. हरा और कोलोराडो नदियां। उत्तर अमेरिका में यूटा के कैन्यनलैंड्स नेशनल पार्क में उनकी मिलने की जगह है। कोलोराडो भूरा होता है और ग्रीन हरा होता है। इन नदियों के गलियारों में भिन्न रासायनिक रचना वाले पत्थर होते हैं, इसीलिए उनके रंगों में इतना बड़ा अंतर होता है। 15. रोन और आर्व नदियां जेनेवा, स्विट्जरलैंड में एक दूसरे में मिलती हैं। रोन एक शुद्ध नदी है जो जेनेवा झील से बहती है, जबकि आर्व धुंधली होती है क्योंकि इसे चामोनिक्स घाटी के ग्लेशियरों से पानी मिलता है। तो आप इस सब पानी के बारे में क्या सोचते हैं?